नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एसएससी यूनिवर्स में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर अपना शासन किया। दोस्तों, माना जाता है कि हुमायूं का शासनकाल रहा 1530 से 1540 के बीच में, और उसके बाद शेरशाह सूरी के द्वारा इन्हें एक निर्णायक युद्ध में हरा दिया जाता है। और निर्वसन काल में जाने के पश्चात यह दोबारा से शेरशाह सूरी पर हमला करता है और 1555 से 1556 तक फिर से एक बार दिल्ली सल्तनत पर अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो पाता है। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में अगले कुछ तथ्यों के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि यह बाबर का सबसे बड़ा बेटा था और बाबर के 4 बेटों में यह सबसे बड़ा था। अपने पिता की मृत्यु होने के पश्चात हुमायूं को प्राप्त होता है दिल्ली और आगरा का क्षेत्र, और आगरा को यह अपनी राजधानी भी घोषित कर देता है। दोस्तों, हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ और हुमायूं शासक बनने के बाद अपना पहला स्वतंत्र आक्रमण 1531 में कालिंजर के किले पर करता है। यह 1531 में कालिंजर के किले पर आक्रमण करता है। उस समय वहां के शासक थे प्रतापरुद्र देव। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कालिंजर के किले पर आक्रमण करने में यह असफल रह जाता है और इसे पराजय का सामना करना पड़ता है राजा प्रतापरुद्र देव के सामने। इसी के साथ दोस्तों 1531 में यह लड़ता है धोरिया का युद्ध, जिसमें यह महमूद लोधी को हरा देता है और उसकी हत्या कर देता है। दोस्तों, 1539 में यह एक चौसा का युद्ध भी लड़ता है, जिसमें इसका युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ। दोस्तों, हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य यह एक निर्णायक युद्ध था। यहाँ पर हम थोड़ी कुछ चर्चा शेरशाह सूरी के बारे में करना चाहेंगे। दोस्तों, अपने पूरे शासनकाल के दौरान सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ी चुनौती इसके सामने शेरशाह सूरी की थी, जो समय समय पर इस पर आक्रमण करता रहता था, या तो युद्ध के रूप में या फिर छापामार युद्ध की तरह इसके पीछे इस पर हमला करता रहता था। दोस्तों, ऐसे ही 1539 में उसने इस पर एक हमला किया, जिसे जाना जाता है चौसा का युद्ध। और उस समय हुमायूं अपने एक सैन्य अभियान से वापस दिल्ली की तरफ आ रहा था। दोस्तों, इस युद्ध में या इस हमले में हुमायूं को पराजय का सामना करना पड़ता है, या वह अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। और जान बचाकर भाग निकलने के बाद इसे एक नाविक के द्वारा बचाया जाता है, जो इसकी गंगा पार करने में सहायता करता है। इस नाविक का नाम होता है निजाम, और वह निजाम को एक दिन का शासक भी बना देता है इसकी सहायता से प्रभावित होकर। दोस्तों, उसी के सम्मान में यह चमड़े के सिक्के भी बनवाता है, और उसके विचारधारा से और उसके जीवन से यह काफ़ी प्रभावित रहता है, और उसकी सहायता से भी यह काफ़ी प्रसन्न होता है। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर 1540 में भी, यानी कि अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था इस पर हमला किए, कि शेरशाह सूरी द्वारा एक बार फिर से एक निर्णायक युद्ध के लिए इसे पुकारा जाता है, जिसे कहा जाता है 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। दोस्तों, यह हुमायूं के शासनकाल में काफ़ी निर्णायक युद्ध साबित होता है। इसमें हुमायूं और शेरशाह सूरी आपस में युद्ध करते हैं, और हुमायूं की पराजय होती है, जबकि जीत जाता है शेरशाह सूरी, और दिल्ली सल्तनत पर कायम करता है सूरी वंश की स्थापना, या दिल्ली सल्तनत पर सूरी वंश की स्थापना हो जाती है। दोस्तों, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हारने के बाद हुमायूं अपनी जान बचाकर निर्वसन काल के लिए चला जाता है, और दोबारा से अपनी सैन्य शक्ति को स्थापित करने के लिए पुरजोर प्रयास करता है। इसी बीच 1541 में इसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है हमीदा बानो बेगम के साथ, और 1542 में इसे पुत्र प्राप्ति होती है, जिसके बचपन में जाना जाता है बदरुद्दीन के बारे में, और आगे चलकर जिसे जनता अकबर के नाम से जानेगी। दोस्तों, जिस समय हुमायूं अपने निर्वसन काल के दौरान सैन्य शक्ति को जुटा रहा था, उसी तरफ एक अलग साइड में दिल्ली सल्तनत पर सूर्यवंश की स्थापना, सूर्यवंश की स्थापना हो चुकी थी, जिसके संस्थापक थे शेरशाह सूरी। और दोस्तों, अपने निर्वसन काल के दौरान ही यह सैन्य शक्ति इकट्ठा करता है और राजा वीरसाल के पास भी शरण लेने के लिए जाता है, और राजा वीरसाल इसे अपने यहाँ पर शरण भी देते हैं। और इसी के साथ माना जाता है कि इसके काफ़ी अच्छे मित्र थे गुरु अंगद देव, जो सिखों के दूसरे गुरु थे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, कि जो गुरु हैं हमारे सिखों के, अंगद देव जी, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी आविष्कार किया है। दोस्तों, 1545 में हुमायूं काबुल और कंधार का क्षेत्र भी जीत लेता है सैन्य शक्ति को इकट्ठा करके, और उसके बाद यह अपने जो इसका भाई होता है कामरान, उसकी हत्या कर देता है काबुल और कंधार प्राप्त करने के पश्चात। क्योंकि बाबर के एक बेटा जो कामरान भी था, उसे उस समय प्राप्त होता है बाबर की मृत्यु के पश्चात
काबुल और कंधार का क्षेत्र। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, हुमायूं को उस समय पर काफ़ी मात्रा में सैन्य ज़रूरत भी थी और अन्य आर्थिक ज़रूरतें भी थी, इसलिए अपने भाई की हत्या करके काबुल और कंधार का क्षेत्र अपने में मिला लेता है। और 1554 में ही यह पेशावर पर हमला करके पेशावर और लाहौर जैसे क्षेत्रों को भी अपने राज्य में मिला लेता है। अब दोस्तों बारी आती है 1555 में सरहिंद के युद्ध की, जिसमें यह शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी की हत्या करके एक बार फिर से अपना सिंहासन प्राप्त कर लेता है दिल्ली सल्तनत का, और यह फिर से शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। दोस्तों इसकी मृत्यु 1556 में दिल्ली में ही एक लाइब्रेरी, दीनपना नामक एक लाइब्रेरी में जब यह नमाज पढ़ रहा था और वापस आता है तो सीढ़ियों से गिरने से हो जाती है। और दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ वो ही शासक महत्वपूर्ण हैं जिनकी मृत्यु आकस्मिक तौर पर हुई है। आपसे परीक्षा में कभी भी जो आपकी साधारण मृत्यु है उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिस भी शासक की मृत्यु एबनॉर्मल या असाधारण रूप से या असमय हुई है, वहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं हुमायूं के बारे में, अन्य तथ्यों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अलग अलग रंगों की पोशाक का यह शौकीन था और चित्रकारी का भी माना जाता है कि हुमायूं काफ़ी शौकीन रहा है। इसका मकबरा दिल्ली में हाजी बेगम के द्वारा बनाया गया और इसकी जीवनी हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई, जो इनकी बहन थी। दोस्तों आज की वीडियो में हमने बात की शासक हुमायूं के बारे में। अब हम बात करते हैं शेर शाह सूरी के बारे में, जिसके द्वारा हुमायूं को हरा दिया जाता है और दिल्ली सल्तनत पर यह है अपने एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसे कहा जाता है सूरी वंश। दोस्तों यह दूसरा अफगान वंश था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूरी वंश यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला दूसरा अफगानी वंश कौन सा था। तो दोस्तों वह था सूरी वंश और उसके संस्थापक थे शेर शाह सूरी। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हमने अभी अपनी वीडियो में डिस्कस किया है कि यह एक सबसे बड़ी चुनौती थी हुमायूं के सामने, इसलिए इसने जो भी हमले किए उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करेंगे हम इसके जीवन शैली के बारे में या इस वंश के शासकों के बारे में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसका शासक था शेर शाह सूरी, जिसने 1540 से 1545 तक दिल्ली सल्तनत पर सूरी वंश की स्थापना करने के बाद शासन किया। दोस्तों यह दूसरा अफगान वंश था जिसने भारत पर शासन किया और इसका यह माना जाता है कि शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में होशियारपुर पंजाब में हुआ। लेकिन दोस्तों इसके जन्म के बारे में भी एक विवाद है। एनसीईआरटीज़ बुक में आपको इसका जन्म अलग देखने को मिलेगा और अन्य कम्पिटिटिव बुक्स में आपको इसके जन्म के बारे में अलग बातें या अलग राय देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों यह अभी तक विवादित है और परीक्षा की दृष्टि से यह पूछा भी नहीं जाता कि शेर शाह सूरी का जन्म कब हुआ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले तथ्यों के बारे में जो इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके बचपन का नाम फरीद था और इसके पिता हसन खान थे और माना जाता है कि वे काफ़ी बड़े जमींदार थे। दोस्तों 1540 में यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो हमने अभी बात की कि बिलीग्राम या कन्नौज के युद्ध में यह हुमायूं को हराकर दिल्ली की गद्दी हासिल कर लेता है। दोस्तों इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बार आपकी परीक्षा में आने की प्रायिकता है या प्रोबेबिलिटी है, वो होता है ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत। ये माना जाता है कि जिसे आज हम जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं, उसकी मरम्मत कराई गई थी शेर शाह सूरी के द्वारा। और अगर आपसे इस टॉपिक में से पूछा जाता है तो सबसे पहले यही पूछा जाता है कि या तो इसका संस्थापक कौन था या ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने कराई। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले फैक्ट के बारे में। दोस्तों शेर शाह सूरी के समय पर ही डाक प्रथा का प्रचलन या डाक प्रथा प्रचलन में आई। आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में कि डाक प्रथा कब प्रचलन में आई या किस शासक के प्रचलन में आई, तो आपके विकल्पों या ऑप्शंस में लिखा होगा शेर शाह सूरी और आपका आंसर वही ठीक होगा। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अधिक जानकारी पाने के लिए या और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी पढ़ी हुई किसी भी तथ्य में या किसी भी फैक्ट में आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू।